जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके साथ साझा की थी। उसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसी से रिलेटेड उसी यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, उसको पहले हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते, देख लेते। प्रतिरोधों का संयोजन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बन के आता है। प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर होता है, सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युतवाहक बल एवं विभवांतर और इनमें संबंध भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा इनके साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं। प्रतिरोधों का संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों को दो तरीके से संयोजित किया जाता है। तो संयोजन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से होता है। तो प्रतिरोधों के संयोजन में हमने माना कि तीन प्रतिरोधों को, ये जो सिंबल है ये मैं जो बना रहा हूं ये प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। तो तीन प्रतिरोधों को, चूंकि बात प्रतिरोध की हो रही है तो प्रतिरोध के साथ सेल तथा कुंजी आएगी। कुंजी जिसे की हम लोग बटन बोलते हैं, ये एक सेल है, सेल या बैटरी आप इसे बोल सकते हैं। और तीन प्रतिरोधों को हम लोगों ने जिसको नाम दे दिया R1, R2, R3, ये श्रेणी क्रम में होता है बेटा, ठीक है, इसे श्रेणी क्रम कहा जाता है। इस तरीके से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब डायरेक्ट करंट सोर्स होता है, मतलब दिष्ट धारा बहती है, तो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, इसलिए श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। लेकिन विभव की बात करें तो इन पर विभव अलग अलग होगा। हमने मान लिया कि तीनों प्रतिरोधों पर विभव जो है V1, V2, V3 है, और इनका जो क्रम होगा, मतलब टोटल विभव, कुल विभव की बात करें तो वो हो जाएगा V1 + V2 + V3, ठीक है। तो बात करते हैं हमारी थ्योरी की तरफ। चित्र में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है। इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये दिख रहा है आपको, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ही आगे अगले प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में I धारा नियत रहती है, परंतु तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। तब V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है आपको पता है, V बराबर होता है IR, ठीक है। तो अलग अलग प्रतिरोधों पर चूंकि जो चीज बदल रही है उसके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, करंट तो कांस्टेंट है लेकिन पहले प्रतिरोध की बात हो रही तो IR1। दूसरे प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा IR2, और तीसरे प्रतिरोध पर हो जाएगा IR3, ठीक है गाइस। तथा एक अगर हम लोग इसके इक्वल माने, चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है V माना एक तुल्य प्रतिरोध R जिस पर धारा I प्रवाहित करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मान रहे हैं तो V बराबर हो जाएगा बेटा IR, ठीक है। V बराबर IR होता है, ठीक है। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 से V बराबर, समीकरण 1 थी V बराबर V1 + V2 + V3। हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट माना, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं मान रखने पर, इसका मान है IR, IR1, IR2 + IR3 मान रख दिया हम लोगों ने। मान रखने के बाद आपको दिख रहा है कि RHS में I कॉमन आ रहा है गाइस, I कॉमन करने पर ये हो जाएगा R1 + R2 + R3, ठीक है। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो R तुल्य बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगा, R तुल्य श्रेणी क्रम संयोजन में R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक होता है। ऐसे यदि n प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, यहां पर मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं कि यदि n प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, n प्रतिरोधों जिनका प्रतिरोध या जिनके प्रतिरोध समान हो, मतलब प्रत्येक पर प्रतिरोध समान हो, या हम मान लेते हैं R हो, तब तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R तुल्य बराबर N गुणा प्रतिरोध, मतलब NR हो जाएगा।
अगर बोला जाए कि 160 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर या प्रत्येक प्रतिरोधक पर प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, तो हम लोग डायरेक्टली NR से इसको सॉल्व करेंगे गाइस। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो पहले हम लोग समांतर क्रम संयोजन अरेंजमेंट बना लेते हैं गाइस। हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध हैं, यह हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध इसमें क्या किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध, अगर ये 3 प्रतिरोध है जिसको मैंने नाम दे दिया R1, R2, R3, इस तरीके से मान लो 3 प्रतिरोध है, तो तीनों प्रतिरोधों के पहले बिंदु को या पहले पॉइंट को अगर मैं बात करूं तो सभी को बिंदु एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है, तथा इन बिंदुओं के मध्य एक सेल तथा कुंजी को जोड़ दिया जाता है। हमने माना कि प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक सेल के पहले सिरे को बिंदु A से तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है R1, R2, 3। यहाँ से जब करंट का फ्लो होगा I, तो आपको दिख रहा है कि ड्यू टू मतलब समांतर क्रम संयोजन के कारण तीनों प्रतिरोधों पर करंट का जो फ्लो होगा, बहाव होगा, वो अलग अलग हो जाएगा। वो हो जाएगा I1, I2, I3। कुछ इस तरीके से है कि I 3 पार्ट में फैला है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ बदल क्या रहा है, यहाँ बदल रहा है I, मतलब धारा बदल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ धारा के मान के साथ बात करेंगे। तथा संपूर्ण इसमें जो नियत रहेगा वो क्या रहेगा, विभव। तो सीधी सी बात है, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है और समांतर क्रम में विभव नियत रहता है। चित्र में प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ा जाता है। बिंदु A तथा बिंदु B के बीच एक सेल व कुंजी लगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब बात करें समांतर क्रम संयोजन में विभव नियत रहता है। माना बिंदु A पर I धारा प्रवाहित होती है जो कि I1, I2 तथा I3 तीन भागों में विभाजित हो जाती है। तब ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तथा I की मैं बात करूं तो I बराबर हो जाएगा गाइस V अपॉन R। ये आपको पता ही है, ठीक है। पहले प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा I1 क्या हो जाएगा, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R1। यहाँ मान इस तरीके से बदलेंगे। दूसरे प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, चूंकि विभव नियत है। और तीसरे प्रतिरोध पर हो जाएगा V अपॉन R3। और इसका जो बहाव है वो किस तरीके से तीन भागों में विभाजित हो रही है, I बराबर हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। तीनों के मान रख दीजिए, आपको दिख ही रहा है। अगर आप इक्विवेलेंट या तुल्य की गणना नहीं करना चाहते हैं तो ओम के नियम से हम लोगों ने यहाँ डायरेक्टली बताया हुआ है। तो मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से तुल्य के मान रखेंगे तो I बराबर फॉर्मूला क्या बन रहा है, I बराबर बन रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये फॉर्मूला बन रहा है गाइस। तो फॉर्मूले के अनुसार मान रखेंगे तो इसका मान है V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में अंश में V कॉमन आ रहा है, तो V अपॉन R बराबर V कॉमन आ जाएगा, बचा बेटा V बाय R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो 1 बाय R तुल्य बराबर हमें फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, और इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो या करके डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। R तुल्य बराबर, जैसे मैंने आपको याद हो तो जब संधारित्रों का बताया तो वहाँ आपको बताया हुआ है कि ऊपर तीनों का गुणा आ जाता है, R1 R2 R3। हम लिख सकते हैं 1 2 3, दूसरा हो जाएगा 1 2 मतलब R1 R2 2 3 प्लस 3 1।
इसे ये लिख सकते हैं हम लोग। यदि यहाँ एक बात करें हम लोग नोट की, यदि n प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक पर प्रतिरोध एक ही हो, मतलब R हो, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब R तुल्य कितना हो जाएगा? तो तब R तुल्य बराबर हो जाएगा, n प्रतिरोधों को जोड़ा है तो क्या हो जाएगा बेटा? n/r। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सॉरी, मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले क्लियर कर लो उसको। r/n होगा कैसे? जैसे आपने जोड़ा है कि 1/r तुल्य बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इतना कितने तक जाएगा? n तक, तो n/r हो जाएगा। तो ऊपर इसको ले जाएंगे तो r तुल्य बराबर हो जाएगा r/n। ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि यदि 3 प्रतिरोधों, आपको 3 प्रतिरोध दिए हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं। दिया है हमें प्रतिरोधों के मान गिवन है बेटा। R1 बराबर दिया है 2 ओम, R2 बराबर दिया है हमें 3 ओम तथा R3 बराबर दिया हुआ है 5 ओम। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनमें प्रत्येक स्थिति में हमें निकालना क्या है? दोनों स्थितियों में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है R तुल्य का तुल्य प्रतिरोध, R तुल्य बराबर 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो R1 + R2 R3 हो जाएगा, और अगर 2 होते तो R1 + R2 होता। तो R तुल्य बराबर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तीनों को जोड़ना है जो गिवन है। कितना दिया है? 2 धन 3 धन 5, तो कितना हो जाएगा बेटा? R तुल्य बराबर 5 3 8 और 2 10, चूंकि प्रतिरोध है तो किस में आएगा? ओम में। ये तो श्रेणी क्रम संयोजन में हो गया। इसी प्रकार से अगर मुझे समांतर क्रम संयोजन की बात करना हो तो समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में अगर हम लोग R तुल्य निकालना चाहते हैं तो R तुल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन बताया था 1 2 3 अपॉन 1 2 3। कैसे होगा? तो 1 2 3 R1 R2 R3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 2 + 2 3 + 3 1। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो इसे, थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये। तो R तुल्य बराबर हो जाएगा बेटा, ऊपर R1 R2 R3 मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 × 5, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन की बात करें तो अपॉन में 2 3 मतलब 2 × 3, प्लस में क्या है? 3 × 5, प्लस में क्या है? 5 × 2, ये प्लस है, ध्यान रखिएगा। सो R तुल्य बराबर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 5 3 × 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, बटे में 3 दूनी 6 धन 15 धन 10, तो 25 और 6 31 हो जाएगा। तो R तुल्य बराबर आपको मिलेगा गाइस 30/31। ठीक है, ये होगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, चूंकि डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये 30 है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाकर आपको 2 वैल्यू तक इसको सॉल्व करना है। तो 30 डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाएंगे तो बन गया कितना? 300। 9 बार में देंगे, मतलब 31 को 9 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 300 बन गया है। ये कितना बन गया है? 300। ठीक है, तो 300 को हमें डिवाइड करना है 31 से, क्योंकि 30 है, 31 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 300 300 बनाएंगे। 31 से डिवाइड करें तो 31 से 300 कितनी बार में डिवाइड होगा? तो 10 बार में करेंगे तो 310 हो जाएगा। 9 बार में करेंगे तो कितना होगा? 9 एकम 9 9 3 27, 279 होगा। कितना बचेगा? 1, और ये भी कितना बचेगा बेटा? 1 21, सॉरी।
2 घटेगा ना, 10 में से 8 घटे 2, 21 बचेगा। अब फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 210 हो जाएगा, ठीक है। फिर 31 से डिवाइड करो तो 31 से अगर 3 3 9 और 3 8 24 की बात करें तो हम लोग अगर 6 बार में करेंगे, क्योंकि 8 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, 6 कम 6 6 3 18, अगर 7 बार में करेंगे हमें 2 डिजिट चाहिए, 7 एकम 7 7 3 21, 217 हो रहा है, तो 6 बार में जा रहा है, तो हमें जो वैल्यू मिली पहली बार में 0.97, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.97 ओम। हमें 2 डिजिट से मतलब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर है? तो हमने अभी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध लास्ट सेशन में पढ़ा ही है हम लोगों ने, तो समझ लेते हैं। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। किसी चालक के 1 मीटर लंबे, मैंने आपको बताया था, तथा 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, जहां हम लोगों ने संख्यात्मक मान रख के किया था। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, पता ही हमें, तथा क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है, मतलब उस पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोध चालक का एक गुण है तथा विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का एक गुण होता है, और इसका विमीय सूत्र m1 L2T-3 A-2 होता है, और इसका जस्ट अपोजिट इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हम लोगों ने पढ़ी है गाइस। नेक्स्ट, सेल क्या है? तो सेल जो होता है, सेल तो एक प्रकार की युक्ति है, एक डिवाइस है जो चार्जिंग की प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का संचरण करती है। सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का गुण होता है, ठीक है। लेकिन जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो प्राथमिक सेल होता है, जिन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी को पढ़ते हैं। एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का संचरण करती है, ट्रांसमिशन करती है। सेल प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल जिसे कहा जाता है, वे सेल जिन्हें प्रयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है। मतलब क्या कि रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो मतलब ऐसा कि इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा वापस से रासायनिक में नहीं बदलती, इसलिए इसे क्या वर्ड लिखा है मैंने? अनुत्क्रमणीय होती है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनका उपयोग टॉर्च में, घड़ियों में, ट्रांजिस्टर सर्किट आदि में किया जाता है। और प्राथमिक सेल के उदाहरण है शुष्क सेल, मरकरी सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं सर? सेकेंडरी सेल जिसे कहा जाता है, वे सेल जिन्हें प्रयोग के पश्चात, जैसे बैटरी वगैरह होती है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, तथा जिनमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। गाइस, कैसी होती है? व्युत्क्रमणीय, मतलब रासायनिक अभिक्रिया विद्युत में और विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इनका उपयोग मोबाइल फोन, कार स्टार्टर, इलेक्ट्रिक वाहन इत्यादि में किया जाता है, जहां भी रिचार्जेबल प्रोसेस होती है, ठीक है। द्वितीयक सेल के उदाहरण है लेड स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम NiCd, निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे किसी सर्किट में बाह्य प्रतिरोध का काम होता है, ऐसे ही सेल के अंदर एक लेड डला होता है, जो पदार्थ उसके अंदर धारा के प्रवाह को रोकता है, मैनेज करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। इसे अक्षर r से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कारक समझ लीजिए। पहला तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी पर, जो इलेक्ट्रोडों के मध्य, ठीक है, दूरी पर, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी बढ़ाने पर, इलेक्ट्रोड भी समझ सकते हैं आप, जैसे एक सेल है तो इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम्स को बढ़ाने पर। सेल का विद्युत वाहक बल, जैसे किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल की बात करें तो जैसे किसी परिपथ में विभव उत्पन्न होता है, या किसी विद्युत परिपथ की बात करें तो उसमें विभव होता है। विभव का काम क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वैसे ही विद्युत वाहक बल सेल के अंदर यही कार्य करता है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे अक्षर ई से दर्शाते हैं।
जब सेल से कोई धारा नहीं लेते तो सेल के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो विभव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब सीधी सी बात है, E बराबर भी होता है W/Q। बस यहाँ सेल के अंदर की बात हो रही है। जैसे V बराबर हम लोग लिखते हैं ना कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा। तो सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट तरीका सर, सबसे पहले जो गिवन है उसकी बात कर लें। सो दिया है विद्युत परिपथ में धारा की बात की है तो I बराबर दिया हुआ है 3 एम्पियर। 5 मिनट समय दिया हुआ है, 5 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 × 30 कितना हो जाएगा सर, 300 सेकंड। ठीक है, प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर आपको दिया हुआ है 1350 जूल। तो क्या बोला है, परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला वही होता है जो कि किसका होता है, विभवांतर का होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा W/Q। चूंकि हमें आवेश तो गिवन नहीं है सर, लेकिन आवेश को लिख सकते हैं धारा गुणा समय। तो E बराबर हो जाएगा बेटा, W कितना दिया है 1350 बटे में आवेश को मैं क्या लिखूंगा, IT। ठीक है, Q की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, IT। तो E बराबर हो जाएगा 1350 बटे I का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर गुणा सेकेंड 300 सेकेंड। सॉल्व कर ले इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया बताता हूं आपको। 135 बटे हो जाएगा 3 3 9 90 हो जाएगा। तो 10 को छोड़ दो, 10 को छोड़ दो, बस 9 लिखो, 9 से डिवाइड कर दो इसको आसानी से, क्योंकि 90 थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो 10 को छोड़ दो तो E बराबर हो जाएगा 135 बटे 9 गुणा 10। तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 एकम 9 एक बार में जाएगा, बचा 4, 13 है, 4 बचेगा 45, 9 45। तो बचा क्या सर, E बराबर हमें मिला 15 बटे 10। अपॉन में 10 है मतलब बीच में एक पॉइंट लग जाएगा, तो E बराबर मिलेगा 1.5। चूंकि ये भी विभव ही है तो 1.5 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा गाइस, आंसर। ठीक है, सेल का विभवांतर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि उसी विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। लेकिन विभवांतर क्या होता है, तो जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को ही सेल का विभवांतर या सेल की टर्मिनल उल्टाता कहते हैं। जो वही था ये है, सेम है ना। इसे अक्षर V से दर्शाते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन यहाँ मैंने इस चीज के लिए जनरली यूज किया है। टर्मिनल वोल्टता भी उसी को कहते हैं, तथा इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वही होता है। पर अंतर क्या है सर, खुले परिपथ में और बंद परिपथ में है विभवांतर ही, लेकिन अंतर क्या है, वो खुले परिपथ में था, पूरे तरीके से सेम नहीं है। ये खुले परिपथ में जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और जब बंद परिपथ में होता है तो जो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है उसको टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर कहते हैं। चलिए, किसी सेल के, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आपने देखा कि इस चैप्टर में मैंने पहला डेरिवेशन जो संबंध समझाया था आप लोगों को, वो था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ऐसे ही ये भी एक संबंध है, इंपॉर्टेंट संबंध है कि किसी सेल के विद्युतवाहक बल E, विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध स्थापित कीजिए, या सिद्ध करो कि R बराबर होता है E/V - 1 बराबर इंटू R। ठीक है, अरेंजमेंट बना लेते हैं सर। हम लोगों ने मान लिया कि एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, या आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक सेल जुड़ा है, सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, और बाह्य परिपथ में भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, सेल है प्लस माइनस। इसका विद्युत वाहक बल हमने मान लिया E है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, पूरा कॉम्बिनेशन सेल का होता है, और ये बाह्य प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। तो सेल से निकलने वाली धारा जो होगी I बाहर इस तरीके से होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। आप इसको कंबाइन कर सकते, नीचे भी कर सकते। माना किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E है। माना सेल के साथ श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा गया है। यदि इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो, तब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है बेटा, IR। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सेल से ली गई धारा, सेल से ली गई यहाँ से
तथा हमें धारा की अगर मैं बात करूं तो तथा I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, ये आपको पता है, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I बराबर, तब सेल से ली गई धारा I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल तो कितना है विद्युत वाहक बल E, लेकिन कुल प्रतिरोध की मैं बात करूं तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो दो प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो सेल से ली गई धारा I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल E, मतलब विभव को दर्शा रहा है, बटे में कुल प्रतिरोध, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस R, दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। इसको दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों ही I के मान निकल के आ रहे हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या हम दोनों की तुलना भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में क्या मिल रहा है आपको, तुलना करने पर समीकरण 1 में आ रहा है V अपॉन R, I का मान आ रहा है V अपॉन R बराबर है E अपॉन R प्लस R। तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा V ब्रैकेट में R प्लस R बराबर हो जाएगा ER। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा VR प्लस VR बराबर हो जाएगा ER। चूंकि हमें पता है कि VR बराबर होता है VR, इसका मान जो होता है किसके बराबर होता है, I के, I बराबर VR लिखते हैं हम लोग, धारा I बराबर, या V बराबर IR लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसी प्रतिरोध में हमें दर्शा रहा है कि VR को रिप्रेजेंट करता है, या चाहे तो आप लोग यहीं से पहले इसको क्लियरली चला दे, अगर आप नहीं चाहते इसको ये करना, सॉरी हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, समीकरण की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको कन्वर्ट कर सकते, वो भी आप करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करें तो तिर्यक गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, I इंटू R प्लस R बराबर में हो जाएगा E, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा IR प्लस IR बराबर हो जाएगा E, ठीक है। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है IR बराबर होता है V, यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरीके से कर ले, कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब V प्लस IR बराबर हो जाएगा बेटा E। V को उस साइड पहुँचा दो तो IR बराबर हो जाएगा E माइनस V। आप यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालना चाहें तो स्मॉल r बराबर हो जाता है गाइस E माइनस V अपॉन I। एक तो ये प्रतिरोध का मान यहाँ से, इसकी जरूरत भी कई बार पड़ती है, तथा I बराबर क्या रखा जा सकता है, I बराबर रखा जा सकता है V अपॉन R, जो कि हम लोग ओम के नियम से समझते हैं, मान रखेंगे तो R बराबर हो जाता है E माइनस V अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा V अपॉन R, सॉरी V अपॉन R होगा, I का मान रख रहे हैं हम लोग, V अपॉन R हो जाएगा, R ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R बराबर में हो जाएगा E माइनस V अपॉन में V, और इनके ब्रैकेट में कितना हो जाएगा R। V का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R बराबर हो जाएगा E अपॉन V माइनस V अपॉन V इंटू क्या हो जाएगा बेटा R। तो R बराबर, ये V से V कैंसिल, R बराबर में हो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये ओम के नियम से हम लोगों ने 2 बार वैल्यू पुट की। इसका भी कई बार यूज होता है, अगर आपको विद्युत वाहक बल गिवन हो, विभवांतर गिवन हो और धारा गिवन हो, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है E माइनस V अपॉन I, ठीक है। और फाइनली फॉर्मूला ये होता है गाइस, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 8 वोल्ट है। पहले तो हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, विभवांतर गिवन है सर, V बराबर दिया हुआ है 8 वोल्ट। इसमें 2 एम्पियर धारा I बराबर 2 एम्पियर प्रवाहित करने पर या धारा लेने पर इनका विभवांतर 6 वोल्ट रह जाता है। विभवांतर जो है वो कितना रह जाता है, 6 वोल्ट रह जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखा है एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर। तो खुले परिपथ में विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है विद्युत वाहक बल।
खुले परिपथ में विभवांतर को क्या बोलते हैं बेटा? विद्युतवाहक बल। यहाँ 2 है इसलिए इसको आपको इस फॉर्म में समझना होगा। तो ये जो हो गया हमारे लिए ई का वैल्यू हो गया गाइस, ठीक है। और विभवांतर कितना रह जाता है? 6 वोल्ट। तो आर प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब मुझे दिया हुआ है ई आई वी। अभी मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया था, आपको याद हो तो, आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई। तब आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बताया था बेटा? आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। तो आर बराबर हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना है 8 माइनस वी का वैल्यू कितना है 6 बटे आई का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 2/2। तो आर बराबर हो जाएगा 1 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध मेरा मिला 1 ओम, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व इसको करना है। ध्यान रखना खुले परिपथ में विभवांतर दिया है तो वो 8 वोल्ट रहेगा, जो डिक्रीज होगा वो उसका विभवांतर होगा, ठीक है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इसी को अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।